हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे डायमेंशन फार्मूला कैसे निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले जो पिछले लेक्चर में हमने कन्वर्जन पढ़ा था, कैसे किसी लेंथ पे एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदला जाता है, उसको पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वो करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर। पहले देखिए, जैसे ये मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, ये सारे क्या हैं, लेंथ के यूनिट हैं, और ये दूसरे साइड भी लेंथ के यूनिट हैं। कोई छोटी यूनिट है, कोई बड़ी यूनिट है। तो इधर भी उसी साइड है, ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है। यहाँ पर ये माइक्रोमीटर है या नैनोमीटर है। ये माइक्रोमीटर क्या है, नैनोमीटर से ये बड़ी यूनिट है और छोटी यूनिट है। तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है इन सबको, इसके लिए हमने बोला था कि पहले आप एक जो 7 पॉइंट का लेंथ का यूनिट था, उसको सीरियल वाइज आप याद कर लीजिए। उसको याद करने से क्या होगा कि हम आसानी से ये कन्वर्जन कर सकते हैं, और जब उसको याद रहेगा तो ये जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए 7 पॉइंट हमने बोला था याद करने के लिए। सबसे छोटी यूनिट है यहाँ पर मिलीमीटर, उससे बड़ी 10 गुना बड़ी है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ी डेसीमीटर। ऐसे है, ये सातों पॉइंट आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 5 मीटर को हमें बदलना है सेंटीमीटर में। हमने बताया था ये मीटर क्या है, यहाँ पर देखिए मीटर है, बड़ी यूनिट है। तो मीटर बड़ी यूनिट है और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, यहाँ दूसरे से चौथे में जाना है। ठीक, जब भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदला जाता है, तो ये देखा जाता है कि कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब कितने गुने का अंतर है। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर से बड़ी डेसी है 10 गुना, और डेसीमीटर से 10 गुना ये बड़ा है, यानी कि टोटल 100 गुना मीटर बड़ा है सेंटीमीटर से। अगर उसी तरह अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, तो हम 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर 5 ऑलरेडी है, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10⁵ 10⁻², 10 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा। 100 को 10⁻² लिखा जाता है। उसी तरह आप देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। तो यहाँ का हो जाएगा इकाई दहाई 10। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर 10 गुना बड़ा है मिलीमीटर से। यानी कि जब भी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना होता तो हम 10 मिलीमीटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ 10 सेंटीमीटर को बदलना है, इसलिए 10 का ऑलरेडी है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा टोटल 100 mm, 100 मिलीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 3 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो पहले देख लेते हैं 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने गुना का अंतर है। ये यहाँ से किलोमीटर से हमें जाना है सेंटीमीटर में। ठीक, यहाँ से काउंट कर लेते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और ये लाख। यानी कि 1 किलोमीटर जो है सेंटीमीटर से 1 लाख गुना बड़ा है। तो 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करना हो तो 3 × 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख को 10⁵ लिखते हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में बदल गया। उसी तरह अब 2 मिलीमीटर को बदलना है माइक्रोमीटर में। अब ये तो इसमें दिख नहीं रहा है, मिलीमीटर को माइक्रोमीटर यहाँ दिख नहीं रहा है, तब क्या करेंगे। उसके लिए हमने बताया था कि मीटर का सहारा लेंगे, पहले मीटर में बदलेंगे, फिर मीटर को माइक्रोमीटर में बदल देंगे। तो हम जानते हैं 1 mm बराबर होता है 10⁻³ मीटर होता है। और माइक्रोमीटर और मीटर में एक रिलेशन हम जानते हैं, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। अगर यहाँ से पूछा जाएगा कि 1 मीटर बराबर कितना होगा, तो 1 मीटर बराबर हम लिख देंगे 10⁻6 माइक्रोमीटर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जब 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है, तो 2 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 2 मिलीमीटर बराबर 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक, अब मीटर को एक करेंगे हम, यहाँ से 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोमीटर होता है। तो यहाँ मीटर है, तो यहाँ मीटर की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻6 माइक्रोमीटर। ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ माइक्रोमीटर। ठीक, यहाँ पर हम हो जाएगा हमारा आंसर फाइनली 2 × 10⁻³
3 माइक्रोमीटर। इसको देख लीजिए, मिलीमीटर को मिलीमीटर मीटर बदलना है, तो एमएम और मीटर में कितना का गुने का अंतर है? कई दहाई सैकड़ा हजार हजार का। ये मिलीमीटर छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है। तो जब भी छोटी को बड़ी में बदला जाता है तो जितने गुने का अंतर होता है उससे भाग दिया जाता है। 1000 गुने का अंतर है, यहाँ पर हम 1000 का भाग देंगे 1 में, यानी कि 10⁻³ लिखेंगे, और 2 पहले से ही, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर, ये हम जानते हैं, माइक्रो फेब्रिक इसका होता है, माइक्रो की जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 10⁻⁻6 मीटर। फिर है यहाँ पर 10 नैनोमीटर को मीटर में बदलना है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होता है, तो 10 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। उसी तरह 2 माइक्रोमीटर को नैनोमीटर में बदलना है, तो इसको भी बदलने के लिए हम मीटर का सहारा लेंगे। पहले 2 माइक्रोमीटर को हम मीटर में बदलते हैं, तो माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁶ वाई लिख लेंगे। अब यहाँ पर 1 मीटर को नैनोमीटर में बदल देते हैं। 1 मीटर, ये मीटर बड़ी यूनिट है नैनोमीटर से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जानते हैं 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10⁻⁹ नैनोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 10⁻⁹ नैनोमीटर, टोटल फाइनली हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। यहाँ भी हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर। तो ये कन्वर्जन हम आसानी से कर सकते हैं अगर ये हमें पता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखते हैं, ये देखिए नंबर है, उसके साथ ये यूनिट है, यहाँ भी एक नंबर है, उसके साथ यूनिट है, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को एक फार्मूले टाइप लिखें हम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम N1U1 बराबर N2U2, ठीक है। जो भी यहाँ पर कन्वर्जन है, नंबर के साथ उसका यूनिट है और इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है। एक की यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है। तो ये कैसे पता चल रहा है कौन छोटा है कौन बड़ा है? यहाँ पर देखिए यूनिट से पता चल जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं मीटर क्या है, बड़ी यूनिट है, और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। तो छोटी यूनिट के साथ एक बड़ा नंबर आ रहा है, इस 5 से देखिए बड़ा नंबर है, ये 500 है ना। अगर बड़ी यूनिट है तो बड़ी यूनिट के साथ छोटा नंबर आ रहा है, तो ऐसे वो दोनों सामंजस्य बैठाते हैं कि हमेशा दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, सॉरी सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है मिलीमीटर से। जो बड़ी यूनिट है उसके साथ छोटा नंबर है, जो छोटा यूनिट है उसके साथ बड़ा नंबर है, ठीक। इसमें भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये माइक्रोमीटर है, छोटा यूनिट है, और ये मीटर क्या है, बड़ा यूनिट है। तो बड़ी यूनिट के साथ छोटा नंबर, और छोटा यूनिट है, छोटा यूनिट के साथ बड़ा नंबर। यहाँ पर देखिए 1 है या 10⁻⁻6 है, तो 1 क्या है, बड़ा है, 10⁻⁻6 है, ठीक। यहाँ पर अगर कहें ऐसे फार्मूले में, अगर U1 बड़ा है इससे, U2 से, तो देखेंगे जो N1 होगा वो छोटा होगा इससे, N2 से। इसी टाइप का होगा ये जरूर। देखिए पहले वाले में ही देख लीजिए, इसमें यहाँ पर U1 क्या है, यानी कि मीटर, मीटर बड़ा है किससे, सेंटीमीटर से। जब सेंटीमीटर से बड़ा है तो जो नंबर में देख रहे हैं, नंबर में क्या है, N2 बड़ा है। यहाँ पर देखिए बड़ा भी है N2, ठीक। इसी तरह हर एक फार्मूले में ये सेटिस्फाई होगा। तो इसको कहते हैं क्या है, ये N1 U1 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का ये मेजरमेंट है, तो उसमें जो N1 पार्ट होता है इसको बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है आंकिक मान, ठीक। U1 का है
ये उस सिस्टम में ये है आपका यूनिट, यानी कि मात्रक। जब ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होता है तो दोनों के एक साथ बोला जाता है परिमाण। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई हो एक साथ, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई है, N1 U1 को क्या बोला जाएगा? परिमाण बोला जाता है यहाँ पर। और इंग्लिश में बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा देखेंगे, हमेशा होता है कि अगर जिसकी यूनिट बड़ी होगी उसके साथ छोटा नंबर होगा जिसमें कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, ऐसे कन्वर्जन हम कर सकते हैं। देखते हैं अब आगे एक और क्वेश्चन है। 360 किलोमीटर पर आवर को हमें बदलना है मीटर पर सेकंड में। इसको बदलने के लिए इसको पहले मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी उसी टाइप का दिख रहा है। यहाँ पर ये N1 है, ये U1 बोल सकते हैं यहाँ पर, इसका एक नंबर जो हमें पता करना है, और ये U2 है। इस पहले वाले टाइप में और दूसरे वाले टाइप में क्या है, यहाँ पर दो दो यूनिट आ रहे हैं, यानी कि ये डराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है, और यहाँ पर जो है फंडामेंटल यूनिट था। ठीक, इसमें कौन बड़ा है, मीटर पर सेकंड बड़ा है कि किलोमीटर पर आवर बड़ा है, ये हमें अगर नहीं पता चला है तो ये अगर नंबर निकाल लेंगे तो ये नंबर से हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पता करते हैं। ठीक है, अगर ये नंबर 360 से ये छोटा होगा नंबर, ये नंबर अगर छोटा होगा इसका मतलब मीटर पर सेकंड ये यूनिट बड़ी होगी किससे, किलोमीटर पर आवर से। देखते हैं क्या आ रहा है। यहाँ पर देखिए 360 है, किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर है, इसको हम अगर बदलना हो मीटर पर सेकंड में, एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर डिवाइड बाई ये आवर है, एक घंटे में सेकंड को बदलना है तो 60 × 60 कर देंगे, एक घंटे में 60 मिनट, और फिर मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में हमारा बदल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 6 से ये कट गया, 6 बार जाएगा, और 6 से ये कट गया 6, यानी कितना आ गया, 100 आ गया, 100 मीटर पर सेकंड। यानी कि अब यहाँ पर अगर लिख देते हैं 100 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर देखिए क्या है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब इसके साथ जो एसोसिएटेड ये यूनिट है, ये यूनिट छोटी है मीटर पर सेकंड से। यानी कहने का मतलब मीटर पर सेकंड यूनिट बड़ा है, जिसके साथ बड़ा यूनिट है उसके साथ नंबर हमेशा छोटा आएगा। ठीक, ये कन्वर्जन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। व्हाट 1 न्यूटन इन सीजीएस यूनिट, अब इसको कन्वर्ट करना है। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये न्यूटन है जो बल का मात्रक है, यूनिट है, ये एसआई मात्रक में है, एसआई यूनिट में है, उसको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो 1 न्यूटन को और दूसरा नाम हम भी जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको बदलना है हमें सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में यहाँ देखिए केजी है, किलोग्राम को हम सीजीएस में ग्राम लिखते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं। यहाँ पर ग्राम हो जाएगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर, और सीजीएस में सेकंड का, सेकंड के लिए सेकंड लिखा जाता है, एसआई में भी और सीजीएस में भी। ठीक है, तो यहाँ भी एक नंबर हो गया N1 U1, यहाँ N2 हमें नंबर पता करना है कितना होगा, और ये इसका यूनिट हो गया, तो ये N2 पता करना है कितना वैल्यू होगा। ये वैल्यू पता करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर केजी को ग्राम में बदलेंगे, तो 1 kg में कितना होता है ग्राम, 1000 ग्राम होता है, तो ये हमारा ग्राम में बदल गया। अब मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। फिर नीचे है सेकंड स्क्वायर, सेकंड सेकंड है ही, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, यानी कि पूरा ये 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदल गया। यानी कि ये पावर 10 की पावर 3 प्लस 2 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 हो गया। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं N2 जो नंबर है यानी कि 10 की पावर 5 इस वाले नंबर से N1 से क्या है, बड़ा है,
जब ये नंबर बड़ा है तो इसके साथ जो यूनिट होगी वो छोटी होगी, यानी कि हम इससे बता सकते हैं कि U1 यूनिट यहाँ पर बड़ा है किससे, U2 से, और नंबर में N1 छोटा है N2 से। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो अब देखते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, कैसे हम डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, क्या होता है डायमेंशन? देखिए, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है तो हम ये देखते हैं कि वो यूनिट उस फिजिकल उस फंडामेंटल यूनिट के टर्म का कितना पावर यूज हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर लेंथ अगर मेजर करना है आपको, तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम एसआई यूनिट का यूज करते हैं, मीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो मीटर का यूज करते हैं 1 मीटर, तो इसका अगर पूछा जाएगा लेंथ का कितना पावर यूज हो रहा है, लेंथ मीटर में, इसको मीटर का कितना पावर यूज हो रहा है, तो एक ही पावर यूज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं एरिया को, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि उसके लंबाई का 2 बार यूज हुआ है, और यूनिट के टर्म में देखा जाए तो मीटर इंटू मीटर करते हैं, यानी कि मीटर का 2 बार यूज हुआ है। तो ये जो पावर होता है ना, ये पावर ही डायमेंशन बोला जाता है। तो इसको लिखते कैसे हैं, जैसे यहाँ पर लंबाई के लिए डायमेंशन अगर पूछा जाएगा तो हम बोलते हैं लंबाई के लिए 1 पावर यूज हुआ है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर मीटर के लिए मीटर स्क्वायर है, यहाँ तो एरिया के लिए डायमेंशन मीटर के टर्म में 2 पावर यूज हुआ है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी हम जानते हैं 2 टाइप के हमने पढ़ा है, एक फंडामेंटल होता है और डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। तो डिफिनेशन देख लेते हैं इसका पहले। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि डिराइव्ड अगर कोई यूनिट है तो डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के जिन घातांकों द्वारा व्यक्त किया गया है, यानी कि वही पावर की बात किया जा रहा है, जिस पावर जितने पावर होंगे उस पावर को बोला जाएगा उस राशि की विमाएं हैं। ठीक है, इंग्लिश में देखिए यहाँ पर पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन डिराइव्ड क्वांटिटी ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटी का कैसे डायमेंशन होता है उसको देख लेते हैं, कैसे उसको दिखाया जाता है। तो साथ ये फंडामेंटल हमारे क्या हैं, क्वांटिटी हैं। मास के लिए अगर डायमेंशन अगर पूछा जाएगा तो उसको दिखाने के लिए ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल एम को ब्रैकेट में बड़े वाले ब्रैकेट में क्लोज कर दिया जाता है, तो इसका एम का पावर 1 यूज हुआ है। लंबाई के लिए लेंथ पावर 1 है ब्रैकेट, टाइम के लिए टी, टेम्परेचर के लिए के, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डायमेंशन है ये हमको पता होना चाहिए कैसे लिखा जाता है। ठीक, अब इन्हीं के टर्म में हम डिराइव्ड क्वांटिटी को हम उसका डायमेंशन लिखते हैं, पावर 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है। जैसे यहाँ पर एरिया क्या है, एरिया एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी है तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेंथ है उसका लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर है, तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर यानी कि 2 बार यूज हुआ है। अगर इसका डिराइव्ड वो लिखना हो, डायमेंशन फार्मूला लिखना हो, यहाँ पर देखिए मीटर का स्क्वायर यानी कि 2 बार यूज हुआ है, तो यहाँ पर लंबाई के लिए एल लिखा जाता है, तो जब लंबाई 2 बार हो तो क्या लिखा जाएगा, एल स्क्वायर लिखा जाएगा ऐसे। तो ये एरिया का डायमेंशन हो गया। ठीक है, इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ 2 और क्वांटिटी होती हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको हम सप्लीमेंट्री भी बोला जाता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, उनका क्या होता है, उनका यूनिट तो होता है लेकिन कोई डायमेंशन नहीं होता है। 2 यूनिट होती हैं, एक जैसे एंगल मेजर करने के लिए क्या होता है, रेडियन होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसको ऐसे ब्रैकेट में खाली छोड़ दिया जाता है, तो इसका बोला जाता है डायमेंशनलेस फार्मूला है। ठीक, उसी तरह सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए हम स्टेयर रेडियन बोला जाता है, ये यूनिट है और इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको भी हम ऐसे ब्रैकेट करके छोड़ देते हैं, यानी कोई डायमेंशन नहीं है इसका। अब देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए कैसे डिराइव किया जाता है। ये देखिए एरिया है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, इन सब का हमें डेरिवेशन करना है डायमेंशनल फार्मूले का। अभी एरिया बता ही दिया, एरिया लेंथ के 2 बार यूज होने से एरिया बनता है लंबाई इंटू
विड्थ इसका फार्मूला होता है, तो लंबाई के लिए मीटर इंटू मीटर करते हैं, यानी कि एल का स्क्वायर करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशनल फार्मूला हो गया। इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है। उसी तरह वेलोसिटी को अगर लिखना हो तो वेलोसिटी बराबर होता है फार्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि जब भी आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फार्मूला, ये वाला, किस टर्म में हमें उसे व्यक्त करना है, एक्सप्रेस किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो ये भी क्या, एक तरह से आप अभी डिस्टेंस ही समझिए, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एल को ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई टाइम के लिए हम कैपिटल टी लिखा जाता है ऐसे। इसको एक साथ लिखना हो एक ब्रैकेट में तो एल टी की पावर -1 यूज किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल टी की पावर -1। उसी तरह असलेशन के लिए हम बताते हैं वेग परिवर्तन अपन समय हो जाता है, यानी कि डेल वी अपन डेल टी, ये फार्मूला होता है, ठीक। तो ये वेग परिवर्तन है, तो इसका यूनिट जो होता है ये वेग का ही यूनिट होगा। उसका डायमेंशन हमने निकाल ही लिया है, क्या है, एल टी की पावर -1, इसका डायमेंशन लिख दिया है। और ये समय है, समय के लिए डायमेंशन हो जाएगा टी ब्रैकेट में, यानी कि टी इसको ऊपर लिखना हो तो टी की पावर -2 हो जाएगा, एल टी की पावर -2। यहाँ पर लिख देते हैं एल टी की पावर -2। उसी तरह फोर्स को लिखना हो, फोर्स का फार्मूला हमें पता होना चाहिए, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए ये एक्सप्रेशन होता है F बराबर m इंटू ए। एम क्या है, मास है, ए एक्सेलरेशन है। तो मास के लिए हम बोल सकते हैं, मास को डायमेंशनल फार्मूले में लिखते हैं कैपिटल एम, तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमने देखा है। और एरिया एक्सेलरेशन के लिए क्या लिख सकते हैं, एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2, यानी कि टोटल हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एम एल टी की पावर -2, ठीक। उसी तरह वर्क लिखना हो, वर्क अभी हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। तो वर्क का एक्सप्रेशन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का अभी हमने पता कर लिया, एम एल टी की पावर -2, ये फोर्स का हो गया, और ये डिस्प्लेसमेंट का एल, तो हो जाएगा यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ऐसे निकाला जाता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन हमको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स अपॉन कूलम। तो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन हमने पढ़ लिया है अभी, क्या होता है, एम एल टी की पावर -2 अपॉन, अभी इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये है चार्ज। चार्ज को कोई एक्सप्रेशन उसको भी निकालना होगा पहले, क्योंकि हमें करंट के टर्म पता है, एक्सप्रेशन आई बराबर क्यू बाई टी होता है। हम फंडामेंटल जो क्वांटिटी करंट को मानते हैं, इस चार्ज को नहीं, ठीक। क्योंकि करंट आसानी से मेजर किया जा सकता है चार्ज के मुकाबले, इसलिए करंट को हम फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं, इसको नहीं, ठीक है। अगर चार्ज हमें पता करना तो उसको करंट के टर्म में पता किया जाता है, आई इंटू टी। तो आई का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा ए, और ये टाइम है, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला टी। इसको एक साथ लिखना हो तो ए टी हो जाएगा, यहाँ पर ए और टी एक साथ, ठीक। इसको हम देख सकते हैं, टी ऊपर ले जाएंगे -3 हो जाएगा, ये एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ठीक। ऐसे निकाला जाता है डेरिवेशन डायमेंशनल फार्मूले का। यानी कि उसका हमें फार्मूला पता होना चाहिए, एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, और उस एक्सप्रेशन से हम यूनिट लिखते हैं, और यूनिट से फिर हम डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए है कि ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी आपको दिए गई हैं यहाँ पर,
और उसका एक्सप्रेशन आपको दिया गया है। ठीक, ये सारे एक्सप्रेशन आपको अभी तो पता नहीं होगा, तो आपको एक्सप्रेशन इसलिए दे दिए गए, ये एक्सप्रेशन दे दिए गए है, उसके टर्म में आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। ये निकालना सीख सीख लीजिए। ये एक्सप्रेशन आपको याद करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे चैप्टर में ये सब टर्म आएँगे, आपको आसानी से वहाँ पर याद हो जाएगा, ठीक है? अभी एक्सप्रेशन दिया गया है, आप इस एक्सप्रेशन के सहारे कैसे निकाला जाता है डायमेंशनल फार्मूला, ये निकालना सीख लीजिए यहीं अभी, ठीक? और देखते हैं कोई है? यहाँ पर ये है, और प्रैक्टिस के लिए और हैं। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको मेजर किया जा सकता है, उसका एक्सप्रेशन पता है हमें ये सारे। इन सबको जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे, दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे निकाला जाता है डायमेंशनल फार्मूला। उसके लिए आंसर ये है उसका, ठीक है? तो ये आप निकाल लीजिएगा। आगे हम देखते हैं क्या है। यूज आर डायमेंशनल फार्मूला, कैसे ये यूज किया जाता है डायमेंशनल फार्मूले। डायमेंशनल फार्मूला अगर हम सीख लेंगे उससे क्या फ़ायदा है हमें, ठीक है? ये देखते हैं क्या कर सकते हैं। टू टेस्ट द डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन, कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो इस डायमेंशनल फार्मूले से हम ये पता कर सकते हैं क्या वो दोनों क्वांटिटी ऐड करने लायक है या सब्सट्रैक्ट करने लायक है कि नहीं, या उसका एक्सप्रेशन जो है दूसरे टर्म में वो सही है कि नहीं। जैसे यहाँ पर है, इसको देखिए पहले, यू स्क्वायर है, यहाँ पर 2as। हम कहते हैं लंबाई में लंबाई ऐड किया जाता है, एरिया में एरिया ऐड किया जाता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड किया जाता है। ऐसा तो आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि लंबाई में एरिया ऐड कर दिया जाए तो कितना होगा, ऐसा तो नहीं सुना होगा ना। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है, ठीक है? इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो अलग होगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो अलग होगा। इस लंबाई का डायमेंशनल फार्मूला ऐसे हो, एल की, और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर, ठीक है? तो ये दोनों डायमेंशनल फार्मूला जब अलग अलग हैं तो इन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता है। ऐड करना क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह इन जब दो क्वांटिटी को ऐड किया गया, यहाँ पर देखिए यू स्क्वायर है, ये एस है, क्या ये ऐड किया जा सकता है कि नहीं? ऐड किया जा सकता है कि नहीं, ये पता करने के लिए आप इसका दोनों का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। दोनों अगर बराबर आएगा तो ऐड किया जा सकता है। तो हम निकाल कर देखें, ये भी एक स्पीड है, स्पीड का हम जानते हैं एल टी की पावर -1 होता है डायमेंशनल फार्मूला, और उसका स्क्वायर है, ठीक है? इसके ऊपर स्क्वायर अगर कर दे रहे हैं तो यहाँ पर एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो जाएगा। और यहाँ पर निकालिए, ये असलेशन है, यहाँ पर एल टी की पावर -2, और यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि लेंथ का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर टी की पावर -2, यहाँ भी एल स्क्वायर टी की पावर -2, यहाँ भी एल स्क्वायर टी की पावर -2। जब दोनों डायमेंशनल फार्मूला बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जब ऐड कर सकते हैं तो अब क्या ये एक्सप्रेशन इसके बराबर होगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर के बराबर हम कर सकते हैं? ऐसा देखने के लिए फिर वही डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का यानी कि एल एच एस, और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फार्मूला। अगर ये बराबर होगा तब हम उस क्वांटिटी को दूसरे इस वाले क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वही परखना है, यानी कि चेक करना है आपको, कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हमें फ़ायदा देता है, अगर डायमेंशनल फार्मूला हमें पता है तो हम ये आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक है? देखते हैं, ऑब्टेनिंग द डेरिवेटिव ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अब हमें यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी पता है, ई, उस एनर्जी इस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, और उसके वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है। अब कितने उसके पावर पे डिपेंड कर रहा है ये हमें नहीं पता है। जैसे हमें अगर फार्मूला अगर पता है, ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर हम मान लीजिए भूल जाते हैं कि ई है बराबर हाफ, कहीं एम स्क्वायर भी होता है कि एम बाई भी होता है, एम बाई वी स्क्वायर होता है, अगर ये पता करना हो कौन सा इसमें सही है, अगर हम भूल गए हैं, तो अगर डायमेंशनल फार्मूला अगर हमको पता है तो हम उसके सहारे आसानी से बता सकते हैं कि ये दोनों फार्मूले नहीं हो सकते हैं, ये सही हो सकता है, ठीक है? कैसे पता कर सकते हैं? ये इसका डायमेंशनल फार्मूला और इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा,
बराबर होगा, तो हम ये पावर बता सकते हैं। जैसे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, इसका हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखना हो तो लिखते हैं एम एल स्क्वायर, जो वर्क का होता है डायमेंशनल फार्मूला वही इसका भी होता है, एनर्जी का भी e की पावर -2। हम डायरेक्ट अभी बता रहे हैं कि एनर्जी का ये होता है, आप निकाल कर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये बता रहा है कि मास की पावर ए पर डिपेंड कर रहा है, तो मास के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखा जाता है m, इसकी पावर हमने ए लिख दिया। और यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए एल टी की पावर -1 लिखा जाता है, इसकी पावर हमने बी लिख दिया। यानी कि टोटल हो सकता है यहाँ पर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b। यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर a है, यानी कि a बराबर 1 आ गया। यहाँ पर देखिए लेंथ की पावर 2 है, यहाँ पर लेंथ की पावर b है, इससे कंपेयर करके पता चल गया b बराबर 2। यहाँ भी ये सेटिस्फाई हो जाएगा अपने आप, देखिए -2 है तो माइनस b का वैल्यू 2 है, ये तो हो जाएगा। इससे क्या पता चला, जो भी एनर्जी है वो प्रोपोर्शनल है मास की पावर 1 और वेलोसिटी की पावर 2। बी का वैल्यू 2 आया ना, तो यहाँ पर 2, ये हम पता कर सकते हैं। कांस्टेंट का हम नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन जिस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है उसके टर्म में हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फार्मूले का एक हमारा लाभ है। कांस्टेंट क्यों नहीं बता सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला होता ही नहीं है, इसलिए कांस्टेंट 1/2 है कि 2 है कि 5 है 10 है कुछ नहीं बता सकते हैं, ये कांस्टेंट हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। से आपको अभी एग्जांपल में बताया हूँ कि अगर 1 न्यूटन है, इसको हमें कन्वर्ट करना था किसमें, सीजीएस में कन्वर्ट करना था, सीजीएस यूनिट में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए डायमेंशनल फार्मूले से हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या एक दूसरा है, 1 जूल है, इसको हमें सीजीएस यूनिट में क्या होता है, अर्ग होता है, इसमें बदलना है। सीजीएस यूनिट में कितना अर्ग होगा, सीजीएस यूनिट में जूल का जो मात्रक होता है वो अर्ग होता है, तो कितना ये नंबर होगा ये हम कन्वर्ट करके बता सकते हैं। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूले के हिसाब से। ठीक, जैसे यहाँ 1 जूल कन्वर्ट करना है अर्ग में, एन1 की जगह क्या है 1 है, यहाँ U1 की जगह जूल है, जूल को हम दूसरे टर्म में लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट होता है। और ये नंबर हमें N2 पता करना है, और U2 अगर सीजीएस में देखा जाए तो यहाँ पर वेट मास मेजर करने के लिए ग्राम यूज किया जाता है, तो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो ये N2 वैल्यू इस डायमेंशनल फार्मूले से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर N1 की जगह हमने 1 लिख दिया, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखे, अगर हम इसको ml स्क्वायर e की पावर -2 लिख दें वाले यूनिट में, दूसरे वाले यूनिट में ये N2 पता करना है हमें, इस वाले यूनिट को हम डायमेंशनल फार्मूले में लिख दें फिर से m2 l स्क्वायर टी की पावर -2 यहाँ पर करने का मतलब हो गया N2 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसमें डिवाइड कर देंगे इससे। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि पहले वाले सिस्टम में जो यूनिट है, और ये बता रहा है जो दूसरे वाले सिस्टम में जो यूनिट है, दूसरे वाले सिस्टम के यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर 1 है, पहले से 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को डिवाइड कर देना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जब कन्वर्ट करेंगे, एक केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये कन्वर्ट करेंगे, देखिए 1000 इंटू, ये मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर है, तो 100 गुणे 100 यानी कि 10 की पावर 4 हो जाएगा। और ये सेकंड सेकंड तो वही रहेगा, यानी कि ऊपर भी सेम आ गया,
ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे भी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 10⁴ इंटू 1000, यानी कि 10⁷, यानी कि ये नंबर जो आ गया 10⁷ आ गया। तो ये डायमेंशनल फार्मूले से भी हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, आगे है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। लिमिटेशन है, दिस मेथड हेल्प्स ओनली इन एग्जामिनिंग ए फार्मूला इन इट्स डायमेंशनल फॉर्म एंड नॉट इन इट्स ओवरऑल फॉर्म। कहने का मतलब कोई फार्मूला अगर हमें दिया गया है, जैसे अभी बताया है कि अभी देखा है काइनेटिक एनर्जी बराबर, हम जानते हैं ओरिजिनल फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर होता है, लेकिन वहाँ पर डायमेंशनल फार्मूले के हिसाब से जब निकाला जा रहा है तो एम वी स्क्वायर ये तो बता पा रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं बता पा रहा है। ठीक है, तो पूरा फार्मूला नहीं बता पाया, या फिर एक वो देखें वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ पर देखा जाए तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर के बराबर बता देगा, या वी स्क्वायर 2as के बराबर कर बता देगा, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला ये 2 टर्म पर डिपेंड कर रहा है या 3 टर्म पर डिपेंड कर रहा है, ये नहीं बता पाएगा। ठीक, यहाँ पर ये दोनों कंडीशन हो गए हैं कि जो कांस्टेंट है, प्लेन कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसके बारे में भी नहीं बता पाएगा, और कोई आपका कोई नंबर रहेगा तो भी नहीं बता पाएगा। ठीक, और कितने टर्म पर डिपेंड कर रहे हैं ये भी नहीं बता पाएगा। तो ये डायमेंशनल फार्मूला का क्या लिमिटेशन है। आगे देखते हैं, यहाँ कह रहा है इट इज ऑल्सो अनेबल टू प्रोड्यूस द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ एनी फिजिकल रिलेशनशिप्स इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जो हम ज़्यादातर डायमेंशनल फार्मूला देखें वो किस पर डिपेंड कर रहा था, एम एल टी, ये 3 क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा था, लेकिन इसके अलावा अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इसी 3 यूनिट के अलावा अगर कोई डिपेंड कर रहा हो तो हम वो नहीं बता सकते हैं डायमेंशनल वाले फार्मूले से। ठीक है, तो ये बता रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म हम ज़्यादातर एमएलटी का यूज करते हैं और कोई फॉर्म आता नहीं है, तो जब भी कोई क्वांटिटी ऐसा हो जो, जैसे मान लीजिए इसमें कोई ऐसा क्वांटिटी हो जो इनके साथ साथ करंट पर भी डिपेंड कर रहा हो, या लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि CD देखा जाता है उस पर डिपेंड कर रहा हो, तो इन सारे को नहीं बता पाएगा, सिर्फ वो बताता है एमएलटी के फॉर्म में जो क्वांटिटी होती हैं उसके टर्म में वो बता पाता है। अगला है कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिराइव इक्वेशन रिलेटिंग ट्रिग्नोमेट्री एंड वेरिएबल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी बात सही है कि अगर कोई मान लीजिए क्वांटिटी है, अगर वो साइन थीटा कॉस थीटा या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पर के साथ उस पर कोई और भी उसका यूनिट है, अगर उस यूनिट के साथ अगर ये जो फंक्शन है इस पर डिपेंड कर रहा हो, तो ये फंक्शन नहीं बता पाएगा ये डायमेंशनल एनालिसिस फार्मूला। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो उस पर डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं बता पाएगा। अगला है इफ फिजिकल इक्वेशन हैज मोर देन वन टर्म, ये भी बताया हूँ कि एक से ज़्यादा अगर टर्म यूज हो रहा हो, जैसे इस वाली इक्वेशन में था, इसमें 2 टर्म यूज हो रहे हैं, 2 टर्म यूज हो रहे हैं, तो इसको 2 टर्म में डिपेंड कर रहा है कि 3 टर्म में डिपेंड कर रहा है, ये नहीं बता पाएगा। कोई एक टर्म पर डिपेंड करता तो ये डायमेंशनल फार्मूला सही होता है, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा होता है तो ये नहीं बता पाता है। ठीक है, इसकी इतनी लिमिटेशन है। आगे क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, जो कि एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, इसको करना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्रू इक्वेशन बाय डायमेंशनली, डायमेंशनली रूप से सही हो, जैसे कि अभी एनर्जी का देखा था हमने फार्मूला, अगर उसको डायरेक्ट हाफ की जगह 2 लिख दिया जाए, 2mv², जानते हैं ये फार्मूला क्या है, इक्वेशन गलत है, लेकिन ये डायमेंशनली क्या सही है, तो इस पर क्या बोला जा रहा है, डायमेंशन रूप से सही हो। हाँ, डायमेंशन रूप से ये सही है इक्वेशन, तो मे बी ट्रू, लेकिन क्या ये ओरिजिनल इक्वेशन सही है, ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, ये सही नहीं है। अगर यही इक्वेशन अगर ऐसा होता इज इक्वल टू ½ mv², तो यहाँ पर भी देखिए डायमेंशनल रूप से ये भी सही है, डायमेंशनली रूप से ये भी सही है, इसमें ओरिजिनल इक्वेशन गलत हो जा रहा है और इसमें ओरिजिनल इक्वेशन सही हो जा रहा है, यानी कि डायमेंशनल रूप से अगर कोई क्वांटिटी कोई इक्वेशन सही है तो ये नहीं कह सकते हैं को कि 100% वो इक्वेशन सही ही होगा, इसलिए ये मे बी ट्रू हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन सही है।
सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर में लिखा है ना, लेकिन सही भी हो सकता है, सही है। दूसरा इक्वेशन है, दूसरा स्टेटमेंट है, ट्रू इक्वेशन बाय डायमेंशनली मे बी फॉल्स। इसी से पता चल रहा है कि हाँ डायमेंशनल रूप से तो सही है, लेकिन इक्वेशन क्या है, फॉल्स है। तो ये भी सही है, वो फॉल्स हो सकता है। तीसरा है, ट्रू इक्वेशन बाय डायमेंशनली मस्ट बी ट्रू। कोई इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू, ये है इसी वाले में बैठ जा रहा है। ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली तो सही है, लेकिन ये ओरिजिनल इक्वेशन नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर बोला जा रहा है मस्ट बी ट्रू, वो सही होगा ही होगा अगर डायमेंशनल रूप से सही है। तो ये डायमेंशनल रूप से सही है, लेकिन ये क्या है, इक्वेशन गलत है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि मस्ट लगा दिया है, मस्ट होगा, एकदम सही ही होगा, ऐसा है नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं हम। आगे है, फॉल्स इक्वेशन बाय डायमेंशनली मे बी ट्रू। कोई डायमेंशनली रूप से अगर गलत इक्वेशन है, जैसे अगर इसी को लिख दें ई इजकल टू एम बाई वी स्क्वायर हाफ एम बाई वी स्क्वायर, इसका डायमेंशन कुछ अलग है, इसका डायमेंशन कुछ अलग है, तो ये क्या ट्रू हो सकता है, नहीं। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली अगर गलत होगा तो मस्ट है कि गलत होगा, उसको लिख ही नहीं सकते, उसको एक दूसरे के बराबर इक्विवेलेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन कुछ और होगा, इसका एक्सप्रेशन कुछ और होगा। तो यहाँ पर तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, मे बी ट्रू जो है, मे बी फॉल्स, ये दोनों नहीं हो सकता है, ये दोनों क्या है, गलत हैं। और जो इक्वेशन ये लिखे मस्ट बी फॉल्स, ये क्या है, सही हो सकता है, सही है। ठीक, यानी कि डायमेंशनल रूप से जो गलत है वो तो गलत होगा ही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी मोर देन वन है और करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर कि ए फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट मस्ट हैव डायमेंशन। क्या ऐसा सही है, कोई क्वांटिटी है जो कि यूनिट रख रहा है, जैसे एंगल का एग्जांपल अच्छा सा बढ़ जाएगा, एंगल का यूनिट होता है रेडियन, लेकिन हम जानते हैं एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो लिखा है कि क्वांटिटी यूनिट रख रहा है, लेकिन मस्ट हैव डायमेंशन, तो गलत होगा, क्योंकि ये यूनिट नहीं रखता है, यूनिट रख रहा है डायमेंशन नहीं रखता है। ठीक, डायमेंशन है ही नहीं, इसका मतलब मस्ट हैव डायमेंशन यहाँ बोला जा रहा है कि रखेगा ही रखेगा, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है, ए फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट में हैव डायमेंशन, डायमेंशन रख सकता है। लेंथ का ही देख लेते हैं, लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर होता है, और उसका डायमेंशन एल लिखा जाता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी यूनिट है, यहाँ भी यूनिट है, इस यूनिट का डायमेंशन है, इस यूनिट का डायमेंशन नहीं है। यहाँ लिखा है मे हैव डायमेंशन, हाँ रख सकता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। फिर है तीसरा स्टेटमेंट, ए डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव यूनिट। अगर कोई डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है इसका एक्सप्रेशन, कि किसी मटेरियल का अगर हमें डेंसिटी पता करना है वाटर के डेंसिटी के टर्म में, वाटर के डेंसिटी के रेस्पेक्ट में उस मटेरियल का कितना डेंसिटी है। ठीक है, इसका अगर हमें अगर पता करना हो डायमेंशन फार्मूला, तो ये भी डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक, और ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी एक तरह से है, तो यूनिट भी इसका कुछ नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं डायमेंशन लेस है और यूनिट भी नहीं है। ठीक है, डायमेंशन होने के बाद यहाँ पर यूनिट भी नहीं है, और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ भी डायमेंशन लेस है लेकिन यूनिट है। तो कहने का मतलब है, अगर कोई डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है तो मस्ट हैव यूनिट, ये कहना गलत हो जाएगा। उसका यूनिट रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो ऑप्शन सही हैं, बी और डी। ठीक है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी के पास डायमेंशनल फार्मूला हो, एम एल की पावर जो भी पावर है अगर उस पर डिपेंड कर रहा है,
उसका यूनिट जो होगा जरूर होगा। ठीक है, ये मस्ट होगा। लिख सकते हैं, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन है उसका यूनिट मस्ट होगा, लेकिन अगर यूनिट मस्ट है तो जरूरी नहीं उसका डायमेंशन हो। डायमेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अब इस पर कुछ बेस्ड हम क्वेश्चन भी कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए थैंक यू।